हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। तो डिस्कशन हमारा पहुंच चुका है 17th ऑफ सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 तक। तो चलिए फिर इसी बात पर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अगर सेशंस आपको पसंद आते हैं तो इनको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। तो पहला सवाल कैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुंबईज आर्किटेक्चरल हेरिटेज इज और आर करेक्ट, यानी कि मुंबई की वास्तुकला विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुल मिलाकर इन्होंने ये जो तीन स्टेटमेंट दिए ना, हमें इन तीनों स्टेटमेंटों को एक एक करके देखना है एंड स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस करने के बाद जो जो सही है उसको हमें करेक्ट कर देना है। पहला है, विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स इन मुंबई रिफ्लेक्ट कॉलोनियल एरा आर्किटेक्चर विद नियो गोथिक एलिमेंट्स, यानी कि मुंबई में विक्टोरियन गॉथिक इमारतें औपनिवेशिक काल के साथ नव गॉथिक तत्वों की वास्तुकलाओं को दर्शाती हैं। इसको हम करेक्ट करेंगे। ये जो विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग है ना मुंबई के अंदर, ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड यानी कि जिसको आप लगभग 19th सेंचुरी में बनता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर नियो गोथिक स्टाइल यूज हुआ था। नियो गोथिक स्टाइल बोले तो जिसमें ना आपको पॉइंटेड आर्क नजर आएंगे, उसमें आपको रिब्ड वॉल्ट नजर आएंगे, उसमें आपको फ्लाइंग बट्रेसेस नजर आएंगी। जैसे कि सीएसटी है, सीएसटी क्या है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसमें आपको ये सारे के सारे फीचर्स नजर आएंगे। तो ये क्लियरली हमें कॉलोनियल इन्फ्लुएंस यूरोपियन गॉथिक आर्किटेक्चर का एक मिक्स नजर आता है इसमें। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो यहां पर हमारा सही हो गया। दूसरा है, आर्ट डेको बिल्डिंग्स इन मुंबई वर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि मुंबई में आर्ट डेको इमारतें 19वीं शताब्दी की औपनिवेशिक शहरी विकास का हिस्सा थी। अब आप में से कई सारे लोग कहोगे कि जो आर्ट डेको स्टाइल है उसके बारे में पहले आप बताइए। देखो, आर्ट डेको स्टाइल मुंबई में मिली 20th सेंचुरी यानी कि 1930 से लेकर 1940 में बिल्ड वो करवाई गई थी, डेवलप। ये 19th सेंचुरी का पार्ट नहीं है, तो इन्होंने वही यहां पर करा 19th सेंचुरी, लेकिन हमने कहा कि ये 1930 और 40 में बनवाई गई थी, यानी कि 20th सेंचुरी का पार्ट है, तो इसीलिए हमें स्टेटमेंट यहां पर गलत करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में मेरे से ये आ सकता है कि ये जो आर्ट डेको है ये है क्या। तो ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें आपको स्ट्रीमलाइंड शेप नजर आती हैं, जियोमेट्रिक डिजाइन नजर आता है, इसमें आपको पेस्टल कलर्स का यूज देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो यहां पर इन्होंने दिया था वो हमने गलत कर दिया। दूसरा है, द ओवल मिडन डिस्टिंक्टली सेपरेट्स द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यानी कि ओवल मैदान विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको वास्तुकला शैलियों को अलग अलग करता है। ये वाला स्टेटमेंट यहां पर जाएगा हमारा करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो ओवर मैडन है ना, ये एक फिजिकल बाउंड्री का काम करता है। एक साइड पर आपको विक्टोरियन गोथिक बिल्डिंग नजर आएंगी और दूसरी साइड पर आपको आर्ट डेको बिल्डिंग्स नजर आएंगी, और इसी वजह से मुंबई का ये जो एरिया है ना वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा बना हुआ है। समझ गए इस बात को? तो मुंबई हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट डेको कलेक्शंस इन द वर्ल्ड आफ्टर मियामी, ये भी हमें याद रखना है। और ये जो विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको है ना, अगर हम इनको मिक्स कर दें तो इनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन वर्ल्ड में से ही एक आपको मुंबई में नजर आता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से मैं यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट कर दूं। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरना है। द हॉर्नबिल बर्ड आफ्टर विच द फेस्टिवल इज नेम्ड symbolizes boldness and what in नागा फोकलोर, यानी कि हॉर्नबिल पक्षी जिसके नाम पर इस त्योहार का नाम रखा गया है, नागा लोक कथाओं में साहसक और किसका प्रतीक है। आज तक हमने अलग अलग एग्जाम्स के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल पर आधारित बहुत सवाल पढ़े, लेकिन इस बार इसने इसका सिंबलाइजेशन जो है उस पर बेस सवाल पूछ लिया।
तो पहली चीज कि ये जो हॉर्नबिल बर्ड है ना, वो नागालैंड की कल्चरल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये भी इसी बर्ड के नाम पर ही आपका आयोजित करा जाता है। तो जो नागा की लोक कथाएं हैं या फिर फोकलोर है, उसमें हॉर्नबिल सिंबलाइज करता है एक तो किसको, बोल्डनेस को यानी कि साहस को, और दूसरा है प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि को। तो ये आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल का एक फीचर मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल को फॉरेस्ट का किंग बर्ड भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, हॉर्नबिल को लेकर अगर कल को आपसे एक स्टैटिक फॉर्म में सवाल पूछ ले जाए कि बताइए फॉरेस्ट का किंग बर्ड कौन है, तो हम उसमें हॉर्नबिल को आंसर करेंगे। तो नागालैंड के ट्रेडिशनल हेड गियर में हॉर्नबिल जो फेदर्स है वो देखे होंगे आपने, लगे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड इन अकॉर्डेंस विद गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिसर स्टेटेड रोल। गुप्त के प्रशासन यानी कि अधिकारी कथित भूमिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये मैचिंग वाला तरीका यूज करके सवालों को पूछे जाने का एक नया वे इन्होंने सामने लाने का काम किया है। पहला, ये पूछ रहे हैं ध्रुवाधिकारिणा, ध्रुवाधिकरणिका, क्या इसका संबंध ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष से है। ये पहला वाला स्टेटमेंट इन्होंने करेक्ट मैच कर रखा है। तो ये जो यहां पर इन्होंने ध्रुव दिया है ना, ध्रुव का मतलब होता है फिक्स्ड एक रेवेन्यू या फिर एक फिक्स्ड लैंड टैक्स। तो ये जो ऑफिसर है ना, वो रेवेन्यू कलेक्शन और ट्रेजरी को हैंडल करा करते थे। तो ध्रुवा धिकर्णिका, इसको हम कोषाध्यक्ष के साथ संबंधित करेंगे। दूसरा इन्होंने यहाँ पर जो टर्म यूज किया है वो है भंडारधिकृत। भंडारधिकृत का इन्होंने किससे बोला है, चीफ ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस प्रमुख। तो ये भाई गलत रहेगा। ये जो भंडारधिकृत है या फिर जो भंडार गृह है ना, वो स्टोर हाउस हुआ करते थे। स्टोर हाउस, गोदाम। तो इनको हम इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, अगला है तालाब तक। इसका इन्होंने रिलेशन दिया है ग्राम यानी कि विलेज अकाउंटेंट यानी कि ग्राम लेखाकार। ये भी गलत रहेगा। जो तालाब तक है ना, ये कई बार पूछा भी गया है। ये टर्म बहुत ज्यादा ना ऑब्सक्योर है, लेकिन एक स्टैंडर्ड गुप्ता प्रशासन में विलेज का जो अकाउंटेंट था ना, वो हुआ करता था कायस्थ। कायस्थ। तो यहाँ पर ये विलेज अकाउंटेंट के रूप में नहीं जाएगा। तालाब तक का अगर विलेज अकाउंटेंट का रिलेशन आपको निकालना हो तो कायस्थ या फिर लेखक से निकालना है। तो ये भी आपका मैच डाउटफुल हो गया। फिर उसके बाद चौथा इन्होंने उसके ताइता दिया है जिसको इन्होंने लिंक किया है लैंड सर्वे ऑफिसर से। ये भी आपका मैचिंग सही नहीं जाएगा। ये टर्म कॉमन गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन डेजिग्नेशन है ही नहीं। जो लैंड सर्वे हुआ करते थे ना, वो यूजुअली जो लोकल ऑफिशियल या रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे ना, वही करा करते थे। तो ये भी यहाँ पर आपका मैच नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला वाला ही करेक्टली मैच था। तो थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन था, थोड़ी डिटेल्ड बातें थी, बट थी अच्छी। ठीक है, तो कभी भी अगर गुप्त प्रशासन को लेकर आपसे बातें पूछी जाया करे ना, तो याद रखिएगा कि वो बहुत ही ज्यादा केंद्रीकृत सिस्टम था। विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम। प्रोविंसेस को भुक्ति कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को विश्यास कहा जाता था। कई सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे कि उपारिका का नाम पूछा जाता है, वो गवर्नर हुआ करते थे, है कि नहीं। उनका नाम आपको बार बार सुनने मिलेगा। ऐसे ही आपको विषयपति नजर आएंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट के हेड हुआ करते थे। तो वो बातें भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है विच क्लासिकल म्यूजिकल ट्रीटाइज कंपोज्ड इन द 13th सेंचुरी सीई बाई शारंगदेव in Maharashtra is considered a foundational text in Indian musicology। महाराष्ट्र में शारंगदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित कौन सा शास्त्रीय संगीत ग्रंथ भारतीय संगीत शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है।
थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल है। तो ये जो ग्रंथ है ना, इसने 13 सेंचुरी में महाराष्ट्र में इसको लिखा गया, जिसका जो नाम अम, लिखा जो जिसने लिखा वो इन्होंने शारंगदेव दिया है, और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन टेक्स्ट माना जाता है। तो इसमें दोनों ट्रेडिशन कवर होता है। इसमें हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस है, और जो कार्नाटिक म्यूजिक है यानी कि साउथ इंडिया में है, वो दोनों ही आपके इसमें कवर है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो संगीत रत्नाकर है ना, ये वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। ठीक है। पहला नाट्य शास्त्र था, नाट्य शास्त्र को हम यहाँ पर गलत कर देंगे। किसके द्वारा लिखा गया था अगर नाट्य शास्त्र पूछा जाए? पहले भी डिस्कशन किया है हमने, भारत मुनि के द्वारा ये आपका लिखा गया था। दूसरा है संगीत सुधा। संगीत सुधा पर भी आपके सवाल पूछे गए हैं, इतना प्रोमिनेंट फाउंडेशनल टेक्स्ट ये नहीं है। फिर चौथे नंबर पर है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण का जो फोकस है ना, वो डांस के जेस्चर्स के ऊपर है, डांस की मुद्रास के ऊपर है, ये म्यूजिक का कोर टेक्स्ट नहीं है। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा जो ये संगीत रत्नाकर के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है, इसको ब्रिज टेक्स्ट भी कहा जाता है। ब्रिज टेक्स्ट इसको भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंशंट और मेडिवल म्यूजिक है ना, उस ट्रेडिशन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ऐसे टर्म भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना बताइए इन चार विकल्प में से कब हुई थी? एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएएफआई की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने ईयर पूछी है। और ये जो है ना, ये इंडिया में जो एथलेटिक्स होते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी था। बाद में इसका नाम चेंज होके अलग कर दिया गया, इसको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई में इसका रिनेमिंग हो गया था। तो स्टैब्लिश कब करा गया था वो हमें याद रखना है यहाँ पर 1936 में। तो 1936 का जो ईयर है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल बर्लिन ओलंपिक्स भी हुए थे, जो कि हिटलर के एरा का ओलंपिक्स था। और वहां पर ये जो एएएफआई है, इसने इंडिया में जो एथलेटिक्स है उसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका कंपटीशन वगैरह वो सब मैनेज करा करता था। तो इसीलिए एक बड़ा इवेंट माना जाता है। फिल इन द ब्लैंक देखिए, आफ्टर डिफीटिंग द मुगल एम्परर who declared himself the ruler and founder of the second Afghan empire। मुगल सम्राट को हराने के बाद किसने स्वयं को शासक घोषित किया और दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किया? ये कहानियां दुनिया भर की आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। आपको पढ़ाया जाता है शेर शाह सूरी के बारे में। इसने मुगल एम्परर हुमायूं को डिफीट किया था। इसने हुमायूं को हराया और उसके बाद खुद को रूलर डिक्लेयर करके सेकंड अफगान एम्पायर यानी कि सून एम्पायर को स्थापित किया। ठीक है। तो हुमायूं हमने यहाँ पर गलत कर देना था, ये खुद मुगल एम्परर था, डिफीट हुआ था, इसकी हार हुई थी। बहलोल लोदी भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। बहलोल लोदी के बारे में भी हमने काफी सारा पढ़ रखा है। ये पहले अफगान एम्पायर यानी कि लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट अफगान एम्पायर लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था। इसका टाइम पीरियड अलग था, 15वीं शताब्दी में इसका टाइम पीरियड था। सिकंदर लोधी भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, लोधी डायनेस्टी का ये रूलर था। सूर एम्पायर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो शेर शाह सूरी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिंग फेंसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इस नीति के बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना भी ना हो। रिंग फेंसिंग पॉलिसी अंग्रेजों ने 18th सेंचुरी के अंदर अडॉप्ट करी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि अपनी जो टेरिटरीज है, अपने जो एरिया है, उनको डायरेक्ट अटैक होने से बचाना। अब आप पूछोगे कैसे?
अपने आसपास क्या करते थे ना, जितने भी फ्रेंडली या प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे या फिर बफर स्टेट्स हुआ करते थे, वो क्रिएट कर लेते थे ये। समझ गए? इसी को ये रिंग फेंसिंग पॉलिसी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर टू एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटरी, एक्सपेंशन से नहीं है, टू इकोनॉमी एक्सप्लॉइट से नहीं है, टू क्रिएट बफर स्टेट टू डिफेंड ब्रिटिश टेरिटरीज, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल, इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी उस पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो एक सीक्वेंस आप लोगों को समझना है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिंग फेंसिंग पॉलिसी का जो संबंध है वो किससे हमने देखा, यहाँ पर डिफेंस से देखा। ऐसे ही हम सब्सिडरी अलायंस का डिस्कशन करते हैं। इस अलायंस का जो डिस्कशन करने के टाइम पे हमें इसका ऑब्जेक्टिव पता चलता है, वो पता चलता है कि इन्हें कंट्रोल करना था। ऐसे ही आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कौन सी नीति थी? ये इनकी एनेक्सेशन की नीति थी, चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की नीति थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज बॉक्सिंग मेडल्स एट द 2000 सिडनी ओलंपिक्स इज करेक्ट। 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत के मुक्केबाजी पदकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिडनी ओलंपिक्स 2000 में इंडिया ने बॉक्सिंग में क्या किया उसको लेकर स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, इंडिया डिड नॉट विन एनी बॉक्सिंग मेडल एट सिडनी 2000। करेक्ट है, हमने जीता ही नहीं था 2000 के अंदर कोई भी मेडल सिडनी ओलंपिक्स के अंदर, और यही हमें यहाँ पर पिक करना है। दूसरा है, इंडिया वॉन मल्टीपल बॉक्सिंग मेडल्स। जी नहीं। कर्नन मल्लेश्वरी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट सिडनी 2000। देखो ये हमारा गलत रहेगा, ये बॉक्सर नहीं थी, ये क्या थी? कर्नम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। चौथा दिया था, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल एट सिडनी 2000। ये भी हमारा गलत हो गया। इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल कब आया था? 2008 में आया था। और कौन लेकर आए थे? विजेंदर सिंह लेकर आए थे। तो ये बातें जो हमने यहाँ पर करी है ना, वो हमें याद रखना है। ठीक है, 2000 के सिडनी ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का सिर्फ एक मेडल आया था, कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ द 10th इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति एक्सरसाइज इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में 10वें भारत श्रीलंका मित्र शक्ति अभ्यास का जो रणनीतिक फोकस था वो क्या था? अब हम ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज और इस प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं उनके बारे में पढ़ तो लेते हैं, बट देयर शुड बी अ ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। तो ये जो इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और 2000 के अंदर 2024 में इसका 10वां संस्करण का आयोजन कराया गया, जिसका फोकस था जो काउंटर इंसर्जी ऑपरेशंस है ना, वो उस पर ध्यान देना, स्पेशली जो सेमी अर्बन एरियाज है वहां पर। और ये यूएन पीस कीपिंग टाइप सिनेरियो को सिमुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैरीटाइम पायरेसी रिस्पॉन्स एंड नेवल ड्रीम्स। जी नहीं, ये नेवल एक्सरसाइज का पार्ट होता है, जैसे कि मालाबार। ठीक है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। दूसरा है, नाटो स्टाइल वॉरफेयर इन डेजर्ट टेरेन। हम इसको भी गलत करेंगे, ये इंडिया श्रीलंका एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तीसरा है, ज्वाइंट काउंटर इंसर्जेंसी इन सेमी अर्बन जोन्स अंडर यूएन मैंडेट। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज का एम हमने देख लिया, इंटर ऑपरेटेबिलिटी को इम्प्रूव करना, अलग अलग एरियाज के अंदर कोऑर्डिनेट करना, और इंडिया फ्रीक्वेंटली इसके अंदर पार्टिसिपेट करता रहता है। ठीक है, और भी कई सारे युद्ध अभ्यास आपने सुने होंगे, जैसे कि युद्ध अभ्यास किसके साथ करा जाता है? युद्ध अभ्यास करके जो एक्सरसाइज है वो यूएस के साथ करी जाती है। गरुड़ शक्ति का आपने नाम सुना होगा, वो किसके साथ करता है? इंडिया इंडोनेशिया के साथ करता है। हैंड इन हैंड किसके साथ करता है? वो चाइना के साथ करता है, पहले होता था वैसे वो। ठीक है, हु ऑथर्ड द व्हाइट टाइगर विनर ऑफ 2008 मैन बुकर प्राइज। 2008 मैन बुकर विजेता द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ये बहुत ही बढ़िया है, इस पर मूवी भी आ रखी है नेटफ्लिक्स पर, अगर आपने कभी भी देखी होगी।
सभी को पता है, इसमें हम अरविंद अडिगा का नाम आंसर करेंगे। अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर लिखी है इन्होंने, और इस पिक को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो स्टोरी इंडिया का जो एक सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, करप्शन है, क्लास का डिवीजन है, उस पर ये आधारित है। ठीक है, तो अरविंद अडिगा का हमें यहाँ पर नाम याद रखना है। यहाँ पर देखो और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर रोहिंगटन मिस्त्री का नाम दिया गया है। इनकी फेमस किताब अगर आपको याद रह जाए वो है अ फाइन बैलेंस। अ फाइन बैलेंस इनकी एक किताब है। तो इनकी किताब शॉर्टलिस्ट हुई थी लेकिन विनर नहीं बन पाए थे। अरुंधति रॉय अगेन एक बहुत फेमस नाम है, बुकर पुरस्कार ये जीत चुकी हैं। और अपनी कौन सी पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? 1997 में मिला था। इस पर सवाल पूछे जा चुके हैं। और क्या नाम है इसका? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्होंने 1997 के अंदर बुकर पुरस्कार को जीता है। और फिर चौथे नंबर पर विक्रम सेठ का नाम है। ये भी एक देखो फेमस है, इनकी एक फेमस अगर नोवेल याद रह जाए, अ सुटेबल बॉय, ये नाम आप याद रख सकते हैं। तो ये बुकर विनकर विनर नहीं है, बट स्टिल ये बुक हमारे लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन विच ईयर, with Sir Dorabji Tata as its founding president and Dr. A.G. Nohran as secretary। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग का आधिकारिक गठन कब हुआ था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और सचिव ए जी नोहरन थे? ये सवाल पर बेस्ड डिवीजन आपसे ना पहले भी पूछा गया है। जब हम आईयूए का जिक्र करते हैं तो ऑफिशियली ये कब फॉर्म हुआ? 1927 में इसको फॉर्म करा गया। फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन हमें याद रखने हैं? सर दोराबजी टाटा याद रखने हैं। और इसके सेक्रेटरी हमें याद रखने हैं कौन? नोएरन जी। ये तीनों ही चीज हमसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो सीधे सीधे 1927 जो इन्होंने दिया ना, वो हमें याद रख जाएगा। और इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कब करा था अगर आपसे पूछा जाए तो 1900 में करा था। कौन से ओलंपिक्स थे ये पेरिस ओलंपिक्स थे। आपसे पूछा जाए ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये क्या करता है, तो ओलंपिक पार्टिसिपेशन को मैनेज करता है, एथलीट्स को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 इज और आर करेक्ट। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये दो कथन दे दिए भाई। करंट अफेयर पर बेस्ड ये सवाल है, थोड़ा सा पुराना है, बट अगर हमने इन इवेंट्स को फॉलो किया है तो हमारे लिए आसान है। पहला स्टेटमेंट है महाराष्ट्र वॉन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स बिकमिंग ओवरऑल चैंपियंस। यानी कि महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब जीतने और उसके साथ समग्र चैंपियन बना। ये वाली बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र ने महिला और जो पुरुष हैं वो दोनों टाइटल जीते, इसीलिए ये ओवरऑल चैंपियन बना। दूसरा है द चैंपियनशिप मैचेस वर हेल्ड एट दिल्लीज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एट एंड कर्नल सिंह स्टेडियम। ये वाली जो बात है भाई ये भी करेक्ट है। तो ये जो इवेंट वगैरह होते हैं ना, इनकी लोकेशन हमें याद रखनी है। तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और कर्नल सिंह स्टेडियम के अंदर आयोजित करे गए थे, ये याद रखना है। ठीक है, खो खो रिलेटेड आपको बातें पता होनी चाहिए कि भाई ये ट्रेडिशनल भारतीय स्पोर्ट है, जिसका ओरिजिन राज्य किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहा जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र का जो डोमिनेंस है वो यार इसमें फिर नेचुरल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट। इस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। बहुत ही कॉमन सा सवाल। सभी लोग आंख बंद करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस अमेंडमेंट यानी कि जो 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट है इमरजेंसी पीरियड के दौरान, इसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शिफ्ट करा गया था। ये शिफ्ट करने से क्या चेंज हुआ? पहले जहां पर सिर्फ राज्य डिसाइड करते थे एजुकेशन पॉलिसीज कैसी हो,
बाद में संशोधन आने के बाद जो केंद्र है और राज्य है वो दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकता है। तो इसीलिए ये हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 वाला जो ऑप्शन है इसमें सही जाता। 24th अमेंडमेंट हमारा इसमें गलत हो जाएगा। 24th अमेंडमेंट के अंदर भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे। 24th अमेंडमेंट का एक लिंक याद रखिएगा जहां पर पार्लियामेंट की जो पावर है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो पावर है उससे संबंधित था ये आपका 24th नंबर आर्टिकल। 44 भी हमारा गलत हो जाता है लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस को मॉडिफाई करा गया था इस 44वें वाले संशोधन के अंदर, तो वो भी हमें याद रखना है। और 61st कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हुआ था आपको याद होगा कि जो वोटिंग एज है वो वोटिंग एज को क्या कर दिया गया था 21 से 18 कर दिया गया था। कौन से के अंदर 61st के अंदर। तो 42nd अमेंडमेंट में और भी कई सारे मेजर चेंजेस हुए थे जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था, प्रीएम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर ऐसे वर्डों को ऐड किया गया था, तो वो बातें भी हम जानते हैं। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और बताएं कि ऊपर दिए गए जो कथन थे उसमें से कौन कौन से सही हैं। किसको लेकर ये पूछ रहे हैं आपसे, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो चलो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन इज हाईएस्ट इन ड्राई एंड विंडी कंडीशंस यानी कि शुष्क और हवादार परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन का सबसे अधिक रेट आपको नजर आता है। तो देखो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है जहां पर ड्राई कंडीशंस होती हैं यानी कि जहां पर कम ह्यूमिडिटी हो, जहां पर विंडी कंडीशंस हो यानी कि वाटर की जो वेपर है वो जल्दी रिमूव हो जाए। तो इससे क्या होता है, इससे इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ट्रांसपिरेशन हाईएस्ट होता है ड्राई एंड विंडी कंडीशंस के अंदर, तो क्या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप थ्रू कोहेशन एंड टेंशन। यह ससंजन तनाव के माध्यम से रस के ऊपर चढ़ने में मदद करता है। देखो जो वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन है ना वो एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है कोहेशन और टेंशन की थ्योरी के थ्रू। मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं जिसको हम कोहेशन कहते हैं, और ऊपर खींचे जाते हैं जिसको हम टेंशन की वजह से खिंचता हुआ देखते हैं। तो ये वाली जो बात थी सेकंड में वो आपकी करेक्ट हो गई। थर्ड है ट्रांसपिरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन विल्टिंग यानी कि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप हमेशा मुरझाना होता है। ये वाली बात भाई इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। ऑलवेज जो इन्होंने कहा है ना ऑलवेज इन विटिंग, इसकी वजह से गलत हो गया। नॉर्मल ट्रांसपिरेशन बेनिफिशियल होता है लेकिन विटिंग तब होता है यानी कि मुरझाना तब होता है जब वाटर लॉस बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, प्लांट को कूलिंग मिलती है, उससे न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा करेक्ट है ना, इसीलिए ये ए वाला जो ऑप्शन है वो हम इसमें मार्क करें। ठीक है। Which major constitution feature was first introduced by the Government of India Act 1935 and later adopted in the Indian Constitution? कौन सी प्रमुख संवैधानिक विशेषता सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत की गई तथा बाद में भारतीय संविधान में अपनाई गई? अगेन एक इंटरेस्टिंग सवाल है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन्होंने ऑप्शन दिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने एक चीज इंट्रोड्यूस करी जिसमें उन्होंने फेडरल सिस्टम रखा और साथ में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी रखा, और लेटर यही फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट भी करा। तो यहां पर ये जो फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट जाता। फंडामेंटल ड्यूटीज हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, वो तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था। पार्लियामेंट सॉवर्निटी यानी कि संसदीय संप्रभुता को भी हम यहाँ पर गलत करेंगे, ये यूके का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में पार्लियामेंट प्लस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है। और तीसरा था, चौथा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसको भी हम यहाँ पर अडल्ट करेंगे। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था 1935 के
एक्ट में लिमिटेड फ्रेंचाइज हुआ करता था। तो ये जो 1935 वाला एक्ट है ना, इसके कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमसे पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन है वो फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बाई कैमरल लेजिस्लेचर को कुछ प्रोविंसेस के अंदर लाया गया, फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, ये वाले काम 1935 के एक्ट के जरिए हुए थे। तो बाद में जिसको अडॉप्ट करा गया वो फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला जो हमारा ये बी ऑप्शन था, इसमें सही जाता। फिल इन द ब्लैंक्स करना है अभी। टिप्पानी डांस यूजेस व्हाट टूल टू पाउंड द फ्लोर? टिप्पणी नृत्य में फर्श पर प्रहार करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टिप्पणी डांस गुजरात का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जिसमें महिलाएं परफॉर्मर ना बड़े बड़े बंबू के जो पोल होते हैं जिसको टिप्पणी कहते हैं उनका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो बैम्बू पोल्स है ना, क्या आंसर करते हैं? ये जो बैम्बू के पोल्स हैं, इन पोल से वो ग्राउंड पर ना काफी रिदमिक वो मारती हैं, पाउंडिंग करती हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग और काफी रिकर्सिव साउंड और साथ में एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर बैम्बू पोल्स वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट है विच स्विस बेस्ड बिजनेस स्कूल इज नोन फॉर पब्लिशिंग द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? कौन सा स्विस आधारित बिजनेस स्कूल वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है? हर साल हम देखते हैं। यहाँ पर जिसकी बात करी जा रही है वो है आईएमडी बिजनेस स्कूल, जो कि इन्होंने आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है। और ये क्या पब्लिश करता है? ये WCI यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को पब्लिश करता है। और ये इंडेक्स कंट्रीज को रैंक करता है किन आधार पर के भाई उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, उनकी बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो आईएमडी बिजनेस स्कूल वाला जो ये ऑप्शन है ये इसमें हमारा करेक्ट जाएगा, और बाकी के ऑप्शन फिर हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया की रैंकिंग WCI में फ्लक्चुएट करती रहती है, आपने सबने नोटिस किया होगा, और ये एग्जाम में करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों का एक मिक्स सवाल के रूप में हमसे पूछा जाता है। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट गोज अप बाय 10% एंड एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%, हाउ वुड यू क्लासिफाई दिस डिमांड? यदि किसी उत्पाद की कीमत 10% बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा की मांग 20% कम हो जाती है, तो आप इस मांग को कैसे वर्गीकृत करेंगे? सिचुएशन समझ गए आप? पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो प्राइस को इन्होंने क्या करा है, प्राइस को अप किया कितने से? 10% से। और इन्होंने दूसरी तरफ क्या करा कि जो क्वांटिटी की डिमांड है वो क्या कर दिया, वो 20% से नीचे चली गई। ये दो सिचुएशन है। अब एक फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या कहता है? वो कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जो परसेंटेज चेंज हुआ है इन प्राइस। ये होता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पर जब आप इसको रखोगे तो जो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में हुआ वो कितना हुआ? 20%। और जो परसेंटेज चेंज उसके प्राइस में हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ 10। तो ये कितना आया? 2। तो ये जो 2 है वो 1 से बड़ा हो गया। इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है ना वो क्या है? वो इलास्टिक है। इसकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो डिमांड इज इलास्टिक यानी कि वो क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है। ये वाली सिचुएशन हमारे सामने आई। डिमांड होती है इन इलास्टिक जब वो लेस देन 1 होती है, जो कि हमारी यहाँ पर नहीं आई। वो तो ग्रेटर देन 1 थी। डिमांड यूनिटरी इलास्टिक इक्वल्स टू 1, वो भी नहीं आई है। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक यानी कि इंफिनिटी, वो भी नहीं आई है। तो यहाँ पर पहली वाली सिचुएशन हमारी क्योंकि इसने फॉलो करी, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर जी ये जो इलास्टिक डिमांड होती है वो कब होती है? वो होती है जब जो लग्जरी गुड्स हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, तब होती है इलास्टिक डिमांड। और इनइलास्टिक डिमांड कब होती है? जो नेसेसिटीज होती हैं, जो पेट्रोल है, जो मेडिसिन है, वहां पर इनइलास्टिक डिमांड होती है। ठीक। दी महालनोबिस मॉडल वाज यूज्ड इन विच प्लान? यार ये सबसे खटारा सवाल आज की हमारे इस डिस्कशन में पूछा गया है। जब हम पीसी महालनोबिस मॉडल का जिक्र करते हैं
तो इसका ये जो मॉडल था वो सेकंड 5 ईयर प्लान यानी कि 1956 से लेकर 1961 वाली जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इसको यूज किया गया था। और इस मॉडल का जो फोकस था वो था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो कैपिटल गुड्स है, उस पर डेवलपमेंट करा जाए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जाए। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस किस पे था? इसका एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था। जो फोर्थ और फिफ्थ 5 ईयर प्लान थे वो लेटर फेजेस में आए, वहां पर महालनोबिस मॉडल आपको नहीं नजर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2025 एम्स टू कंबाइन मैंग्रोव रीजनरेशन विद रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर द MGNREGS प्लेटफॉर्म। 2025 में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी पहल का उद्देश्य है? ये जो MGNREGS या इसको मनरेगा भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म के तहत ग्रामीण रोजगार के साथ मैंग्रोव पुनर्जन्म को जोड़ता है। करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, लेकिन स्टैटिक बेसिस में भी ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो 2025 में लॉन्च हुई इनिशिएटिव्स में मैंग्रोव को रीजनरेट करना और रूरल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें ये मनरेगाज आपको आता है, इनको कंबाइन करा गया। तो भाई कोस्टल प्रोटेक्शन भी होगा और लाइवलीहुड, ये दोनों ही टारगेट करता है। तो ये मिशन मैंग्रोव मित्र इसका नाम था भाई। ठीक है, ये ऐसे करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, इस तरीके की चीजें हमसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है। The BOP crisis in 1991 involved a shortage of what? 1991 के BOP संकट में किसकी कमी शामिल थी? आपने सुने ये BOP क्राइसिस? अगर आपने सुने तो ठीक है। पहली चीज, 1991 BOP क्राइसिस बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसमें इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो बहुत कम हो गया था। ठीक है। तो सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि सिर्फ 2 वीक के इंपोर्ट के लिए रिजर्व बचे हुए थे हमारे पास। समझ गए? तो इस क्राइसिस के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिनको हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं, वो स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन यानी कि दावा ये कर रहे हैं कि इंडिया हैड टू अप्रोच द IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन 1991 फॉर अ बेल आउट लोन। यानी कि भारत को 1991 में बेल आउट ऋण के लिए IMF और विश्व बैंक के साथ संपर्क करना पड़ा था, और इसका कारण ये बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैड डिक्लाइन टू अ पॉइंट दैट दे कुड बेयरली फाइनेंस 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट्स। अभी ये जो इन्होंने रीजन दिया है, ये तो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, और यही कारण था कि हमारा देश IMF और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच भी करता है एक बेल आउट लोन के लिए। तो ये करेक्ट भी है और ये इसका सही कारण भी है, इसीलिए जो ए वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर चला जाएगा। What makes छऊ अ सिंक्रेटिक इंडियन डांस फॉर्म? छऊ नृत्य को एक समन्वयात्मक भारतीय नृत्य रूप क्यों माना जाता है भाई? छऊ बेस्ड आपने कई सारे सवाल सुने होंगे। छऊ डांस का एक यूनिक आपको उसमें समायोजन नजर आता है, वो ट्राइबल है, फोक भी है और क्लासिकल ट्रेडिशंस भी उसके अंदर यूज होता है, और इसीलिए इसको हम सिंक्रेटिक डांस फॉर्म कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गया? इसमें आपका ये इट मर्ज ट्राइबल, फोक एंड क्लासिकल हिंदू एलिमेंट्स वाला जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? समन्वयात्मक यानी कि सिंक्रेटिक इंडियन डांस फॉर्म कह रहे हैं। और ये छऊ के कितने स्टाइल होते हैं? इसके 3 स्टाइल्स होते हैं। जहां पर झारखंड के अंदर यूज होने वाला जो आपका सारिकेला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारिकेला, ये कहां पर यूज होता है? ये झारखंड के अंदर यूज होता है। ऐसे ही उड़ीसा के अंदर इस छऊ का एक और रूप देखने के लिए मिलता है, जिसको कहते हैं मयूरभंज। और ऐसे ही एक राज्य है जिसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, यहां पर आपका आता है पुरुलिया। ये छऊ के 3 स्टाइल हैं। कहां कहां पर कौन कौन सा है, वो कौन से राज्य के अंदर है, ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, अरेंज दी फॉलोइंग जुडिशियल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, यानी कि निम्नलिखित न्यायिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पर आपका बैरबरी यूनियन मामला है, आपका केशवानंद भारती मामला है, और आपका SR बोमई केस भी दिया गया है।
अब आप लोग मुझे बताइए इन केसेस के बारे में। जो ये आपका बेरबरी यूनियन मामला है, कब आया था? ये 1960 में आया था। केशवानंद भारती केस कब आया था? ये सबको रटे हुए होता है। 1973 के अंदर आया था। एसआर बोम्मई केस कब आया था? ये 1994 में आया था। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आपका? 1 2 3 रहेगा ना? तो 1 2 3 की वजह से ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये जो केशवानंद भारती केस है, ये क्या है इसके बारे में पता है ना? ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोवाइड करता है। ये एसआर बोम्मई मामला क्या है? ये प्रेसिडेंट के रूल को लिमिट करने का काम करता है। इसके फीचर्स भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है। Which of the following is not a consequence of space weather events like solar flares and CMEs? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ज्वालाओं और सीएमई जैसे अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का परिणाम नहीं है? नहीं है। स्पेस वेदर, जहां पर सोलर फ्लेयर, आपको सीएमईज, ये किसको अफेक्ट करता है? ये सैटेलाइट को प्रभावित करता है। ये जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं इनको प्रभावित करता है। जो पावर ग्रिड्स होती है उनको प्रभावित करता है। लेकिन जो ओशन करंट्स होते हैं, क्या उनके ऊपर इनका प्रभाव होता है? इनके ऊपर नहीं होता। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का ब्लैकआउट होता है। अल्टरेशन नहीं होता है ये ओशन करंट्स के अंदर। तो यही परिणाम नहीं है आपके इन स्पेस वेदर इवेंट्स का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सी वाला आंसर पिक किया। अब आप पूछेंगे ये जो सीएमईज है ये क्या है? ये होते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो उससे ओशन करंट्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यही नहीं है वाला ऑप्शन हमें मार्क करना। तो भाई ये था डिस्कशन। ये शिफ्ट के अंदर हमने 17 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए जी के जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन किया। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। पीडीएफ लिंक, ये लिंक, वो लिंक। बाकी अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो Robin SIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको तैयारी में रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही।